देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में। जी आपको बता दें कि अभी मॉनसून सत्र चल रहा है जिसमें कई विपक्षी जो हैं वो भी दिल्ली में हैं और ममता बनर्जी भी दिल्ली जाने वाली हैं, जिसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी सभी विपक्षी पार्टियों से मिलेंगी, जिसके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में आम चुनाव है जिसके लिए सभी विपक्षी पार्टी मिलकर जो है वो रणनीति तैयार कर सकती है। इससे पहले प्रशांत किशोर और शरद पवार की भी बैठक हो चुकी है कई बार, जिसके बाद ये भी कयास लगाए गए कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं और वो शरद पवार से मिल रहे हैं, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि अब शरद पवार, प्रशांत किशोर और सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ जोड़कर जो है वो आम चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस रिपोर्ट में देखिए कि ममता बनर्जी और क्या क्या करने वाली हैं। अब आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी जो है वो विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा है और जिसके लिए ममता बनर्जी अपनी पार्टी को बंगाल से बाहर और भी कई राज्यों में इसको ले जाना चाहती हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि ममता बनर्जी और क्या क्या करने वाली हैं। पश्चिम बंगाल में कोई कार्यक्रम हो और ममता बनर्जी को उसमें भाषण देना हो तो वो बहुत कम ही हिंदी में बोलती हैं, लेकिन बुधवार को पश्चिम बंगाल में मनाए जाने वाले शहीद दिवस में ममता बनर्जी ने हिंदी और अंग्रेजी में भाषण दिया। पिछले 28 साल से वो 21 जुलाई को बंगाल में एक प्रदर्शन के दौरान मारे गए अपने 13 कार्यकर्ताओं की याद में शहीद दिवस मनाती आ रही हैं, लेकिन कभी भाषण हिंदी या अंग्रेजी में नहीं दिया। इस बार उन्होंने अपनी बनाई लीक तोड़ी और ऐसा इसलिए क्योंकि इस कार्यक्रम के पोस्टर पश्चिम बंगाल से लेकर त्रिपुरा तक, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगे थे। इस वर्चुअल कार्यक्रम में दिल्ली से कई विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में आयोजित इस कार्यक्रम में अकाली दल, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, डीएमके, टीआरएस, शिवसेना और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों के नेता वर्चुअली मौजूद थे। बता दें कि जब एक साथ इतने विपक्षी दलों के नेता मौजूद हों तो ममता ने भी मौका नहीं गंवाया। उन्होंने भी वरिष्ठ नेताओं के सामने अगले हफ्ते विपक्षी दलों की साझा बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा। साथ ही इस बैठक में उन्होंने खुद भी शामिल होने की इच्छा जताई। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और सभी दल के नेता दिल्ली में मौजूद हैं। खुद ममता अगले हफ्ते दिल्ली आ रही हैं। अब ममता बनर्जी ने बुधवार को अपने संबोधन में यह साफ कहा है कि वो केवल एक कार्यकर्ता हैं और सीनियर नेताओं के निर्देशों का पालन करेंगी, लेकिन अटकलें लग रही है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी संयुक्त विपक्ष का चेहरा बन सकती हैं। खुद को कार्यकर्ता बताने वाले बयान के बाद भी प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी को राजनीतिक विशेषज्ञ हल्के में नहीं आंक रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह उनका वो भाषण है जो उन्होंने शहीद दिवस के मौके पर दिया। बुधवार के वर्चुअल संबोधन में ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं नहीं जानती कि 2024 में क्या होगा, लेकिन इसके लिए अभी से तैयारियां करनी होगी। हम जितना समय नष्ट करेंगे उतनी ही देरी होगी। बीजेपी के खिलाफ तमाम दलों को मिल एक कर मोर्चा बनाना है। और ममता के इस बयान पर वरिष्ठ पत्रकार ने कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के साथ लाने की एक कोशिश चंद्रबाबू नायडू ने भी की थी, लेकिन तब चुनाव में कुछ ही वक्त बचा था और वक्त की कमी की वजह से उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। इस बार ममता 2.5 साल पहले ही एक कोशिश करती दिख रही हैं, वो भी ऐसे वक्त जब बीजेपी पहले के मुकाबले थोड़ी कमजोर दिख रही है। किसी भी लड़ाई का मूल मंत्र है हमला तब करो जब प्रतिद्वंदी कमजोर हो। बीजेपी ने पूरी ताकत से पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ा, लेकिन ममता बनर्जी की रणनीति ने बीजेपी के सोनार बांग्ला के सपने को तोड़ दिया। बंगाल की जीत से ममता बनर्जी उत्साहित है और बीजेपी पहले के मुकाबले हतोत्साहित है। विपक्षी के सामने ममता बनर्जी के एक मिसाल पेश की है कि अगर आप जमीन पर उतरकर आर पार की लड़ाई लड़ने का दम रखते हैं तो आप मोदी शाह की जोड़ी को हरा सकते हैं। वहीं उनको लगता है कि ममता बनर्जी के लिए दिल्ली अभी दूर है। बुधवार को हुई उनकी वर्चुअल रैली इस दिशा में बस पहला कदम है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो विपक्ष को एकजुट करना चाहती हैं, लेकिन वो ऐसा कर पाएंगी, इस पर अभी बहुत से सवाल हैं।
अभी उनको प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर देखना जल्दबाजी होगी। वहीं जानकारों ने ये कहा है। वहीं आगे कहते हैं, ममता विपक्ष में किसको इकट्ठा करेंगी, कैसे करेंगी, कौन साथ आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन नेतृत्व करेगा, पश्चिम बंगाल के बाहर उनका कितना असर है, अभी ये मालूम नहीं है। कांग्रेस खुद को राष्ट्रीय पार्टी मानती है, बल्कि दल क्षेत्रीय है, इसलिए ममता की बुधवार की रैली एक कोशिश है कि उनका भी बंगाल से बाहर एक फैलाव हो। वहीं आगे बताते हैं कि केंद्र में बीजेपी को हटाने के मकसद से विपक्ष को एकजुट करना ही ममता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बुधवार को रैली में ममता ने शरद पवार और पी चिदम्बरम से अपील की कि वो 27 से 29 जुलाई के बीच दिल्ली में इस मुद्दे पर बैठक बुलाएं। खुद ममता भी उस दौरान दिल्ली के दौरे पर रहेंगी। उनके इस बयान से साफ हो जाता है कि वो चाहती हैं कि विपक्ष को एकजुट करने का बीड़ा कांग्रेस या एनसीपी जैसे पार्टी में से कोई उठाए, वो इसमें उनका साथ देंगी। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और लेफ्ट को छोड़ दे तो विपक्ष के बड़े नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर तेजस्वी यादव, फिर शरद पवार, सभी ने ममता को सपोर्ट किया था। वहीं आगे जानकार कहते हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिन पार्टियों ने ममता को सपोर्ट किया वो आज भी उनके साथ खड़ी नजर आ रही हैं और अब ममता उस समर्थन को संसद की कार्यवाही से लेकर अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव तक पहुंचाना चाहती हैं। ममता ने न केवल विपक्ष को बल्कि किसानों को भी साथ लेकर चलने की बात कर रही हैं, वहीं साथ ही हर मंच पर जनता से जुड़े मुद्दे भी उठा रही हैं। वहीं बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ जो हुआ, अगर किसी भी तरह अगर उत्तर प्रदेश चुनाव में वही खेल हो जाए तो बीजेपी की सीटें कुछ घट जाएं तो 2024 में विपक्ष का काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियों को कुछ वैसा ही करना होगा जैसा ममता ने बंगाल में कर दिखाया है। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा था कि समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी क्योंकि बड़ी पार्टी बंटवारे में ज्यादा सीटें मांगती है, जबकि उनका प्रदर्शन उस हिसाब से नहीं होता है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियां अलग अलग लड़े और लोकसभा में साथ आए, ये फॉर्मूला कितना कारगर होगा इसका आकलन अभी से करना मुश्किल होगा। ममता की बुधवार को रैली में बीएसपी, लेफ्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरफ से कोई नहीं था। बता दें कि विपक्ष को एकजुट करने में सोनिया और पवार जैसे बड़े नेताओं का रुख बहुत अहम रहने वाला है। वहीं विपक्ष के नेता को साथ लाने में प्रशांत किशोर की भूमिका अहम हो सकती है। भले ही कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही हो, पिछली 2 लोकसभा में ज्यादा सीटें ना मिली हो, विधानसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर ना रहा हो, लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस अब तक बिग ब्रदर वाले अपने रोल से बाहर नहीं निकल पाई है। पवार भी अपने इलाके के एक कद्दावर नेता हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय पार्टी के नेतृत्व को क्या क्षेत्रीय पार्टियां स्वीकार करेगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।